नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बहुत ठीक होंगे। अपने घर पे रहिए, आराम से पढ़िए। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। उसके लिए प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन मैं आपको साथ के साथ करवाती जा रही हूँ। हिस्ट्री की आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको हिस्ट्री के सब कुछ पढ़ाऊँगी। ये आपके हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, 3 महाद्वीप फैला हुआ साम्राज्य। इसके अंतर्गत हम तीनों महाद्वीप में बसे हुए एक साम्राज्य की बात करेंगे जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। आगे की सारी चर्चाएं हम क्लास के नोट्स के साथ करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर में हम 3 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि उन तीनों महाद्वीपों के बीच वाला जो पोर्शन है जिसमें साम्राज्य बसा, जिसमें साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, उस साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 महाद्वीप के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ऐसे कौन से वो महाद्वीप हैं जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है। पहला यूरोप है, दूसरा पश्चिमी एशिया है और तीसरा उत्तरी अफ्रीका। मतलब कि यूरोप पूरा ही है, अधिकतर भाग यूरोप का ही है। पश्चिम साइड एशिया का और अफ्रीका का उत्तरी भाग, यहाँ पर पूरा रोम साम्राज्य फैला हुआ था। रोम साम्राज्य का वर्चस्व था। ठीक है, हम सबसे पहले रोम साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। रोम साम्राज्य, जैसे मैंने आपको बताया, 3 महाद्वीप फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा ही विशाल होगा। तो रोम साम्राज्य बहुत बड़ा था क्योंकि वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिसका अधिकांश भाग यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। इस साम्राज्य में अनेक स्थानीय संस्कृति और भाषा शैली थी। मतलब कि मानकर चलो, जो साम्राज्य हुआ करता था इसमें बहुत तरह की संस्कृति, जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हुआ करते थे, उनकी संस्कृतियाँ में बहुत भिन्नता पाई जाती थी और उनकी भाषाएं फिर अलग अलग होंगी। भैया 2 मील पर पानी और वाणी चेंज है। इसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे भाषा और संस्कृति भी अलग अलग पाई जाती थी। रोम साम्राज्य में अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज के जो जनरेशन है उससे तो कई ज़्यादा बेहतर थी रोम साम्राज्य के टाइम पर महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को कानूनी हक था, कानूनी प्रावधान दिए गए थे। महिलाओं के ऊपर बहुत सारे केस स्टडी की जाती थी, महिलाओं के लिए कार्य किए जाते थे। मतलब ओवरऑल मान के चलो कि रोम साम्राज्य के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। आप इसको अगर महिलाओं के पॉइंट में लिखना चाहोगे तो बहुत अच्छा लिख सकते हो। महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ें थी, कानूनी हक था, कानून के समक्ष उनको न्याय दिलाया जाता था, समाज में सम्मान मिलता था। अन्य चीज़ें भी आप लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के बारे में। रोम साम्राज्य में ज़्यादातर दासश्रम था। मतलब कि वहाँ पर जो भी गरीब लोग हुआ करते थे वो सम्राट के समक्ष दास की तरह कार्य करते थे, दास बनकर उनके घर में या उनके आसपास बनकर काम करते थे, उनके दिए हुए सारे आज्ञाओं का पालन करते थे, जिसके कारण जो आम जनता होती है वो स्वतंत्रता से वंचित रह गई। अगर दास बनाओगे तो वंचित तो रहेगी, अगर दास बनाओगे तो हम तो स्वतंत्रता को छू ही नहीं पाएंगे। या फिर दास प्रथा हटा दो या फिर हमें रोजगार ऐसे करने दो, अपना सम्राट बन के बैठे रहो। बट ऐसा था नहीं। रोम साम्राज्य में दास श्रम के बल पर चलती थी। मतलब कि वो दासों के हिसाब से दास बनाकर किए जाते थे। माना जाता है कि 25 शताब्दी के बाद पश्चिम में जो साम्राज्य है तितर बितर हो गया था और जो पूर्वी साइड का भाग है, पूर्वी का जो आधा भाग है, वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था। एक होता है कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि ये पूरा एक साम्राज्य है, हम बात करें कि पश्चिम के साइड पे या पश्चिम की दिशा में, तो वो साम्राज्य धीरे धीरे उस साम्राज्य का अंत होने लगा था। और पूर्व के साइड देखा जाए तो उस साम्राज्य को बढ़ोतरी हो रही थी या उस साम्राज्य में समृद्धि हो रही थी। स्रोत, मेन पॉइंट है स्रोत। हम किसी चीज़ को कैसे जान सकते हैं कि ये रोम साम्राज्य को जानकारी प्राप्त करने में इजी रहेगी। तो स्रोत 3 है, पाठ्य सामग्री, प्रलेख और भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री के अंतर्गत जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं या फिर हम कह सकते हैं जो समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है, जैसे उनके इतिहास के बारे में, पत्र के बारे में, वो सारी चीज़ें प्रलेख पाठ्य सामग्री में आती है। यदि कोई रोम साम्राज्य में कोई दूर से यात्री आता है तो वो अपने वृतांत के अंतर्गत रोम साम्राज्य के बारे में लिखेगा कि रोम साम्राज्य कैसा था, कैसी चीज़ें होती थी वहाँ पर, वो तो पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आ गया। प्रलेख या दस्तावेज, इसमें जैसे कि आप अभिलेख को जानते हो
ठीक है। अभिलेख हो गई, पांडुलिपियाँ हो गई, ये सब दस्तावेज के अंतर्गत आती है। यदि कोई भी राजा कुछ भी घोषणा करता है तो उसको किसी न किसी चीज़ पे लिखा जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहती है, जिससे पता चलता है कि वो उस समय पे ये सारी चीज़ें लिखा जाती थी। अब आता है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष वही सारी चीज़ होगी, इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, अन्य जो भी थी जो भौतिक रूप में जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब भौतिक में आता है। 630 के दशक तक अधिकतर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्र में दो मजबूत साम्राज्यों का उदय हुआ था। पहला जो था आपको पता ही है, रोमन साम्राज्य, और दूसरा था ईरान साम्राज्य। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे, अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते थे। उनका पूरा समय काल तो ज़्यादातर युद्धों में ही बीतता चला गया था। किन दोनों के बीच में? रोमन साम्राज्य और ईरान के बीच में। दोनों आपस में इतना लड़ते थे क्योंकि दोनों आमने सामने ही बसे हुए साम्राज्य थे। दोनों साम्राज्य एक दूसरे के करीब थे। इन दोनों को फरात नदी अलग करती थी। इन दोनों साम्राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम फरात नदी है। हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता में फरात नदी के बारे में जिक्र किया था। फरात नदी के बारे में पढ़ा है कि फरात और दजला नदी के बीच में बसा हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता। रोमन साम्राज्य का विस्तार। रोम साम्राज्य का विस्तार, ये हमारा अगला पॉइंट है। हमने बताया जैसे कि रोमन साम्राज्य, ईरान साम्राज्य दोनों दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों आस पड़ोसी के थे। हमारे गली मोहल्ले में भी बहुत लोग पड़ोसी होते हैं जिनके बीच में पटती नहीं है, लड़ाइयाँ आए दिन होती रहती है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हो कि ईरान और रोमन साम्राज्य के बीच में भी किस प्रकार से लड़ाइयाँ होती थी। रोमन साम्राज्य का उस टाइम पे भूमध्य सागर हृदय हुआ करता था, मतलब दिल हुआ करता था। क्यों भाई? क्योंकि रोमन साम्राज्य को उससे लाभ मिलता था। लाभ के लिए भैया सबको हृदय बन जाता है। उसके आसपास उत्तर तथा दक्षिण में स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। हम रोमन साम्राज्य का बता चुके, रोमन साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो मान के चलो कि रोमन साम्राज्य उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ही विशाल देश हुआ करता था, बहुत बड़े साम्राज्य में स्थापित था। साम्राज्य के उत्तर में दो नदियाँ बहती थी। साम्राज्य के उत्तर में दो नदियाँ बहती थी जिसका नाम है राइन और डैन्यूब। जबकि दक्षिण में एक सहारा नामक विस्तृत रेगिस्तान था। उत्तर में दो नदियाँ बहती थी, राइन और डैन्यूब, और दक्षिण में क्या होता था? सहारा नामक रेगिस्तान या सहारा रेगिस्तान। याद रखना, प्लीज़ मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हिस्ट्री को टफ मत समझिए प्लीज़। ऐसे कंटेंट अगर क्लियर करते करते चलोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा लिटरली। ईरान साम्राज्य का विस्तार। हमने रोमन साम्राज्य के बारे में बता दिया, अब ईरान साम्राज्य का पढ़ लेते हैं। ईरान साम्राज्य में कैस्पियन सागर का दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी अरब का समस्त प्रदेश और अफगानिस्तान का कुछ भाग शामिल है। मतलब कि ईरान साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत है? कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग, ठीक है, कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग, पूर्वी अरब का सारा देश, पूरा प्रदेश, और अफगानिस्तान का कुछ भाग, इन सबको मिलाकर ईरान बनता है। मतलब इन सबको मिलाकर ईरान का, मतलब कि ईरान का इन सभी जगहों पर कब्जा था। थोड़ा थोड़ा हो जाता है फ्लो फ्लो में। इन दो महान शक्तियों ने, किन दो महान शक्तियों ने? रोमन और ईरान की बात हो रही है यहाँ पे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के अधिकतर भागों पर आपस में बांट लिया था। दुनिया के अधिकतर भागों को आपस में बांट लिया था, जिसे चीनी लोग ता चीन या मोटे तौर पर पश्चिमी कहा करते थे। याद रखना, चीनी लोग इन सबको क्या कहते थे? ता चीन या पश्चिम कहा करते थे। अब इनमें थोड़ा अंतर बता देती हूँ। ईरानी साम्राज्य में रहने वाले अधिकतर लोग ईरानी ही थे। ईरान में रहने वाले लोग ईरानी हुआ करते थे, जबकि जिसमें पार्थियाई और ससानी राजवंशों ने शासन किया था। ईरान में ईरान लोग रहते थे, यहाँ पर पार्थियाई और ससानी राजवंशों ने शासन किया था। परंतु जो रोम साम्राज्य था, वहाँ की सांस्कृतिक दृष्टि देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भिन्नता पाई जाती है। हर 2 मील पर पानी वानी चेंज था, भाषाएं अलग अलग थी, संस्कृतियाँ अलग अलग थी, कोई कंपैरिजन नहीं था वहाँ पर। विविध प्रकार के क्षेत्र और संस्कृतियों के लोग रहते थे। इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती थी। किसमें? रोमन साम्राज्य में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। प्रशासनिक कार्यों के लिए लैटिन और यूनानी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगर कोई प्रशासनिक कार्य होता था या कोई भी घोषणा की जाती थी तो दो भाषा का उपयोग करते थे, एक लैटिन भाषा और दूसरा यूनानी भाषा।
इन दो भाषा का प्रयोग करते थे। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग मतलब कि जो पूर्व में अमीर वर्ग के लोग रहा करते थे, वो यूनानी भाषा और पश्चिम के लोग लैटिन भाषा बोलते थे और लिखते भी थे। याद रखना, जो उच्चतर लोग हुआ करते थे वो यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे, और जो नॉर्मल है जैसे हम मिडिल क्लास, पश्चिमी भाग के जो लोग रहते थे वो सब, याद रखना, पश्चिमी भाग के लोग, पश्चिम में भी तितर बितर हो गया था पूरा और पूर्व का बच गया था, वो लोग लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे और बोलते भी थे। सम्राट की प्रजा थी अर्थात राजतंत्र था। रोमन साम्राज्य में मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पर गणतंत्र का मतलब राजतंत्र भी होता था। वहाँ पर सम्राट हुआ करते थे जिसे हम प्रिंसिपेट कहते हैं। 2700 ईसा पूर्व में अगस्टस ने प्रथम रोमन साम्राज्य का सम्राट बना था। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगी। समय काल के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसमें आपको बताया गया था कि परवर्तीकाल और परवर्ती और परवर्ती, इन दोनों में अंतर है। पर मतलब समझ लीजिए पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और परवर्ती बाद। पूर्व मतलब पहले हो गया, परवर्ती मतलब बाद, और उन दोनों के बीच में आता है तीसरी शताब्दी। तो तीसरी शताब्दी के जो पहले का समय काल था उसे परवर्ती कहते हैं। किसके बीच में? तीसरी शताब्दी के पहले जो समय काल था, जो पहले समय था, उसे परवर्ती कहते हैं, और तीसरी शताब्दी के जो बाद का समय काल था उसे परवर्ती कहते हैं। इट इज क्लियर? क्लियर।